हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आपको पता है कि आपका नीट एग्जाम अब बिल्कुल आ ही गया है, तो अब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा होगा क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है एंड आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है। लेकिन इस सिलेबस में हम कौन से वाले चैप्टर्स को कवर करें, किन से ज़्यादा वेटेज आता है, कैसे हम सारे चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज कर पाएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नीट सारथी आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स, जिसमें आप पूरे ही चैप्टर को एक साथ एक वीडियो में आप रिवाइज कर पाएंगे, जिसके अंदर आप ये भी देख पाएंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाला है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। एंड इस क्रैश कोर्स में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉटनी के चैप्टर्स। मेरा नाम है लक्ष्मी शर्मा एंड हम पढ़ेंगे इसमें बॉटनी के चैप्टर्स, यानी हम सबसे पहले चैप्टर कवर करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। बेटा, आपका प्लांट किंगडम जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके लिए। सेकेंडली, एक वेटेज वाला चैप्टर होने के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो अगर आप इसको ढंग से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो आपका इसमें एक तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपका वेटेज स्कोरिंग भी अच्छा हो जाएगा एंड आपका जो सारा जो आपका डर रहता है ना कि अंदर की हम किसी कैसे रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, तो यह आप इसको भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट है आपके लिए प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्लांट किंगडम में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा बेटा कि हमारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है कि कितने सिस्टम्स हैं, हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी उनको क्लासिफाई किया गया है किसकी बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज आ रही हैं और क्या क्या उसके अंदर डिसिमिलैरिटीज आ रही हैं, उसकी बेसिस पे उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था दैट वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे हम प्लांट्स की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था बेटा। और प्लांट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। और जो ग्रुप्स बनाए गए थे वो भी क्या था, जो ग्रुप से जैसे मान के चलिए कि हमने ले लिया कि इनकी हैबिट कैसी है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो लंबे होते हैं, उनको ट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया गया, और जो थोड़े से बुशी नेचर के होते हैं उनको श्रब्स में बना दिया गया, और जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स बना दिया गया। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ये किसकी बेसिस पे किया गया है, केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे। किसने दिया था ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपको ये ध्यान रखना है, एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेस्टस ने एंड लिनियस ने। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि लिनियस यानी कैरोलस लिनियस ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था बेस्ड ऑन देयर सेक्स ऑर्गन्स। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा है कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन क्या है आपके लिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपने क्या क्या बात करना है कि किसकी बेसिस पे होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किसके बेसिस पे होता है बेटा, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, किसने प्रपोज किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को, एरिस्टोटल ने एंड थियोफ्रेस्टस ने इसको प्रपोज किया था। ये हो गया सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड वन इज लिनियस ने किस बेसिस पे उसको दिया था बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन द सेक्स ऑर्गन्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इनमें से कौन सा वाला क्लासिफिकेशन सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, तो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है या फाइलोजेनेटिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है किसके बेसिस पे दिया गया है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एंड ऑल अदर पॉसिबल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फाइलोजेनी, यानी फाइलोजेनी को छोड़ करके जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं और इसके अलावा और जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको दिया गया था। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमने देखा कि भी सेल है, हमने एक
कैरेक्टर ले लिया सेल की बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या ले लिया आपने कि नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे देखते हैं भाई कि नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट इज यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। क्या बोला गया इसको कि या तो क्या होगा बेटा वो यूनिसेलुलर हो गया या फिर क्या होगा वो मल्टीसेलुलर होगा। ठीक है, या हम बात करते हैं कि अगर हमने लिया कि न्यूक्लियस का टाइप, यानी इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर है इसके अंदर तो हम इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और अगर नहीं है तो हम आप इसको क्या बोलेंगे कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ तक समझ में आया, यानी इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी आपको लेने हैं, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, ये सारे कैरेक्टर्स आपको इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। बट क्या नहीं लेना है, दैट इज फाइलोजेनी। क्या नहीं लेना है, फाइलोजेनी नहीं लेना है। फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं लेनी है आपको। इसके अलावा जितने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं इसको देखना है। और जो मेनली जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है बेटा, यही नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही आप इनको डिवाइड करते हैं। तो हम बात करेंगे इसके अंदर ये किसने प्रपोज किया था, दैट इज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। किसने प्रपोज किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। दो हो गए आपके लिए टर्म्स, आर्टिफिशियल हो गया है, नेचुरल हो गया है। ठीक है, किसने प्रपोज किया था ये भी हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। थर्ड क्लासिफिकेशन वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन के बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को। किस बेसिस पे आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया बेटा, दैट इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू दी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के बेसिस पे क्या है, यानी इसका इवोल्यूशन किससे कहाँ तक हुआ है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं। और ये क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, ये ध्यान रखना है, इट वाज प्रपोज्ड बाय आइक्लर एंड ओसवाल्ड टिप्पो। आइक्लर का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा छोटा था। सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, क्वेश्चन आता है आपके लिए, ध्यान रखना आपको, है ना। तो किसने प्रपोज किया था फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, दैट वाज प्रपोज्ड बाय A.W. आइक्लर। लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किसने किया था, इट वाज इलेबोरेटेड बाय ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया कि सबसे पहले प्रपोज तो किया था आइक्लर ने, देन इसके बाद में इसको ओसवाल्ड टिप्पो ने थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट किया था, डिटेल में इसको समझाया था। तो सबसे ज्यादा माने जाने वाला क्लासिफिकेशन कौन सा है आपके लिए, ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे इसको डिवाइड किया था, पूरे प्लांट किंगडम को उन्होंने किस तरीके से कितने ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके लिए समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे आप, साइटोटैक्सोनॉमी। पहले ही बताइए आपको टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं ये बताइए पहले आप। ठीक है, तो चलो टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं भाई। टैक्सोनॉमी यानी आपको क्या करना है, टैक्सो को आपको वर्ड को स्प्लिट कर देना है। बायोलॉजी में यही खासियत होती है कि अगर आपको कुछ वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देख लो, अपने आप वो अपना आंसर बता देगा कि मेरा वर्ड का मीनिंग ये मतलब निकलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टैक्सो का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नॉमी। नॉमी का मतलब क्या होता है, लॉ। टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट, नॉमी मीन्स लॉ। यानी आपको किसी भी प्लांट को अरेंज करना है, एनिमल को अरेंज करना है, किसी भी थिंग को अगर आपको अरेंज करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, एंड लॉज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है बेटा, टैक्सोनॉमी कहलाता है। और अगर इस टैक्सोनॉमी के आगे मैं ये वाला वर्ड ऐड कर दूं, यानी ये बन जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी। अगर मुझे साइटो वर्ड का मीनिंग पता होगा तो मैं इस पूरी साइटोटैक्सोनॉमी को आराम से डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है भाई, सेल। यानी आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अरेंज किया है पर्टिकुलर लॉज के अकॉर्डिंग, और जो लॉ फॉलो किए गए हैं वो किस बेसिस पे लिए गए हैं, दैट आर बेस्ड ऑन दी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यानी सेल के अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया है, उनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो क्या है, जैसे जैसे क्रोमोसोम्स नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, इनके बेसिस पे अगर आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो ये नॉमेनक्लेचर या ये जो अरेंजमेंट होता है ये क्या कहलाता है, साइटोटैक्सोनॉमी कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक के लिए? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे आप।
साइटोटैक्सोनॉमी के बाद में बात करेंगे। सेकंड वर्ड हम ले रहे हैं कीमोटैक्सोनॉमी। अगेन टैक्सोनॉमी वर्ड आ गया। टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। लेकिन यहाँ साइटो की जगह पे वर्ड क्या आ गया आपके लिए, कीमो वर्ड आ गया। तो कीमो का मतलब क्या होता है बेटा, केमिकल नेचर। क्या लेना है आपको यहाँ पे, केमिकल, ठीक है। यानी ये क्या यूज करता है बेटा, ये कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी केमिकल्स के बेसिस पे अगर आपने इनको अरेंज किया है तो ये क्या कहलाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बात करेंगे। कीमोटैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस यही रहते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, नेचुरल किसने किया था, फाइलोजेनेटिक किसने किया था, साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये किस बेसिस पे होता है, या कीमो किस बेसिस पे होता है। यहाँ से इतना छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस आ जाते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो समझ में आई हो, यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो आगे बात करते हैं, आप थोड़ा सा ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये किसका था बेटा, ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन था। ध्यान रखना ये कैसा था, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। ये आपको याद होगा अभी कि किस बेसिस पे लिखा है, इसको इवोल्यूशन के बेसिस पे देखा था। तो चलिए, प्लांट किंगडम को उन्होंने डिवाइड किया था सब किंगडम्स के अंदर। पहला सब किंगडम है उनका क्रिप्टोगैमी एंड द सेकंड वन इज फेनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है, क्रिप्ट मतलब होता है बेटा हिडन, गैमी यानी गैमीट्स यानी फ्लावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी जिसके अंदर हिडन होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, हिडन सेक्स ऑर्गन्स। और प्लांट्स के केस में सेक्स ऑर्गन कौन होता है, इसका फ्लावर होता है, यानी उसके अंदर फ्लावर फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसके जो इसको बोलेंगे आप क्रिप्टोगैमी है। और फेनोरोगैमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लावर प्रेजेंट है। फेनोरो यानी विजिबल, फेनोरो के मतलब क्या होता है बेटा, विजिबल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड गैमी का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स, यानी जिसके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होंगे, यानी या तो फ्लावर होगा डायरेक्टली या फिर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होगी बट दैट इज विजिबल। लेकिन क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन फॉर्म में होता है, विजिबल नहीं होगा। तो किस में रखेंगे आप इसको, क्रिप्टोगैमी में। और अगर विजिबल होगा तो किस में प्लेस किया जाएगा, दैट इज प्लेस्ड इन द फेनोरोगैमी। क्लियर हो गया तक कि नहीं, दोनों सब किंगडम्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इस क्रिप्टोगैमी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये जो क्रिप्टोगैमी होता है बेटा, इसको अगेन 3 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला डिवीजन क्या कहता है, थैलोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा एंड द थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा का मतलब होता है जिसकी थैलो यानी थैलस लाइक बॉडी, ठीक है। ब्रायोफाइटा का मतलब होता है कि जो नियर बाय द वाटर बॉडीज के अंदर पास में रहते हैं। और द थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, यानी उनकी जो लीफ होती है वो फर्न लाइक होती है। अब बात करेंगे इसके अंदर, इसको भी अगेन उन्होंने डिवाइड किया था स्पर्मेटोफाइटा के अंदर। स्पर्मेटोफाइटा के मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर ऐसे प्लांट्स, फाइटा यानी प्लांट्स होता है और स्पर्मेटो यानी सीड, ऐसे प्लांट जो सीड बियर करते हैं उनको क्या कहते हैं आप, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर प्लेस करते हैं। तो ये हो गया आपके लिए सीड बेयरिंग प्लांट्स, यानी सीड तो बनता है, जरूरी नहीं है फ्रूट बने नहीं बने, लेकिन सीड तो डेफिनेटली बनेगा। इसको अगेन डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। पहला है इसका जिम्नोस्पर्म एंड द सेकंड वन इज एंजियो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब मैं अभी बताया था आपको सीड, यानी जिसके अंदर सीड तो बनता है बट दैट इज नॉट कवर्ड बाय अ फ्रूट, यानी फ्रूट से कवर्ड नहीं होगा, सीड तो बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नेकेड सीड। नेकेड सीड किस में मिलेंगे, आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा कि नेकेड सीड को किस में प्लेस किया गया, नेकेड सीड वाले प्लांट्स को किस में रखा गया है। तो नेकेड का मतलब होगा आपको जिम्नो और सीड यानी स्पर्म, यानी अपना आपका आंसर आ गया कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेकेड सीड वाले प्लांट्स को रखा गया जिसमें सीड तो बनता है लेकिन फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगेन बात करेंगे एंजियो। एंजियो का मतलब होता है बेटा कवर्ड, स्पर्मा यानी सीड, यानी जिसके अंदर सीड बनते हैं बट दैट आर कवर्ड बाय अ फ्रूट, फ्रूट से कवर्ड रहेंगे। सीड कहाँ बनेंगे, फ्रूट के अंदर। आप फल खाते हो ना तो उसके अंदर सीड निकलते हैं ना, यानी वो कैसे प्लांट्स है, जैसे हम बात करेंगे मैंगो, तो मैंगो जो होता है मैंगो के अंदर सीड निकलता है, यानी मैंगो का जो ट्री होगा वो किस में प्लेस किया जाएगा, इट इज प्लेस्ड इन द एंजियोस्पर्म ग्रुप। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं एक एक करके, इनको थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। तो पहले हमने बात किया है किंगडम प्लांटी के अंदर सबसे पहला पार्ट है एल्गी। एल्गी यानी थैलोफाइटा का मेंबर।
ठीक है। थैलोफाइटा को उन्होंने देखा था ना कि फंजाई को भी अंदर भी डिवाइड कर लेते हैं, कि फंजाई को भी उन्होंने प्लांट्स के ग्रुप में ही रखा गया था, बट डिफरेंस ये होता है कि फंजाई जो होते हैं उनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए फंजाई को इसके अंदर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे प्लांटिंग के में। ठीक है, हमको केवल यहाँ मतलब है केवल किससे, एल्गी से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एल्गी को किस में रखा गया बेटा, थैलोफाइटा। अब बताइए कि थैलो मतलब क्या था। थैलो मीन्स होता है बेटा थैलस। क्या होता है थैलो मीन्स, थैलस। फाइटा मीन्स होता है प्लांट्स, यानी ऐसी प्लांट बॉडी जिनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है। थैलस किसे कहते हैं, अगर आपको थैलस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो अपने आप आपको थैलोफाइटा समझ में आ जाएगा। तो थैलस का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी प्लांट बॉडी जिनमें स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता। क्या नहीं होता है, स्टेम, लीव्स एंड रूट के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी आप उसको देख करके ये जज नहीं कर सकते कि ये इसका रूट पार्ट निकल रहा है या लीव वाला पार्ट निकल रहा है या ये इसका स्टेम वाला पार्ट है। जैसे आप देखते होंगे कि जब बरसात होती है तो छत पर काई लग जाती है ना, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है और उसको हम कहते हैं कि काई बन गई है। तो क्या आप उस ग्रीन कलर की लेयर को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका ये स्टेम वाला पार्ट है, ये इसका रूट वाला पार्ट है या इसके लीव्स वाला पार्ट है? बस आपको क्या दिखता है, एक थैलॉइड बॉडी दिखाई देती है जो कि आपको केवल ग्रीन कलर की दिखाई दे रही होती है। तो यही बॉडी क्या कहलाती है बेटा, थैलॉइड बॉडी कहलाती है। और जिन प्लांट्स के अंदर ये थैलॉइड बॉडी होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, आप थैलोफाइटा के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो बॉडी कैसी होगी इनकी, थैलॉइड होगी। चूंकि उनके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ध्यान रखना, एल्गी होते हैं, जितने प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो हमेशा कैसे नेचर के होंगे, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे। उनको आपको हेटरोट्रॉफ्स के अंदर प्लेस नहीं करना है। क्लियर हो गया। ये कैसे होते हैं, मेनली ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, लेकिन इनमें जनरली क्या होता है, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, मैराइन वाटर भी मिलते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, और वो पिगमेंट कौन सा वाला होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, पहले बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। और कौन सा वाला होता है बेटा, क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी हर एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए तो मिलना है, बाकी के अदर पिगमेंट्स भी अवेलेबल होंगे। वो डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा वाला एल्गी है, लेकिन कौन सा वाला यूनिवर्सल होगा, दैट इज द क्लोरोफिल ए। तो अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन फिर तैयार हो जाता है कि विच पिगमेंट इज नोन एज यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी सबके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो कौन सा वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए। अगेन आपके लिए आपके क्वेश्चन एक रेडी हो गया। आगे बात करते हैं कि भाई ये जो होते हैं ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल पे, वुड पे, यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एल्गीज भी होते हैं जो सिम्बायोसिस शो करते हैं, यानी किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ में रहते हैं, यानी ये उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और उनसे ये बेनिफिट लेते हैं। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, आप सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे लाइकेन है जिसमें एल्गी किसके साथ में मिलेगा आपको, फंगस के साथ में। एंड इसके अलावा कुछ एनिमल जैसे स्लॉथ बियर हो गया, उनके साथ में भी ये म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, यानी डिफरेंट होता है, इसका जो साइज, शेप वगैरह सब कुछ चेंज हो सकता है। हर टाइप का एल्गी अलग अलग टाइप की फॉर्म एंड साइज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रखते हैं, जैसे हो गया एग्जांपल आपके लिए वॉलवॉक्स। अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो जाता है कि भाई कौन सा वाला एल्गी है जो कॉलोनी फॉर्म में रहता है, दैट इज वॉलवॉक्स हो गया। एंड द सेकंड वन कौन सा होता है, फिलामेंटस, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी फिलामेंट बना के रखती है। और एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये कुछ नेम्स होते हैं और इनके एग्जांपल्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा लर्न भी करना होगा। ठीक है, डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो बेटा, वॉलवॉक्स दे रखा है आपके लिए। ठीक है, यानी पूरी कॉलोनी बना के रखी हुई, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। जो सेल्स क्या कर रही है, आपस में एक ग्रुप में रह रही हैं, पूरे स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है सारी सेल्स। ठीक है, तो यही के अंदर इसकी पेरेंट कॉलोनी एंड डॉटर कॉलोनी आपको यही मिलेंगी। ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कि एक कॉलोनी बन चुकी है। ध्यान रखना, कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहता है। आगे बात करेंगे, यूलोथ्रिक्स एक पूरा फिलामेंट की फॉर्म में हो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, ये नोट याद रखना कि ये भाई ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो कारा होता है ना, कारा एक ऐसा एल्गी है जिसमें नोड एंड इंटरनोड मिलते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि कारा एक ऐसा एल्गी है जिसमें क्या मिलते हैं बेटा, नोड्स एंड इंटरनोड मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हुआ हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, हमको समझ
समझ में आ रहा है ये वीडियो देखने के बाद में, लेक्चर्स देखने के बाद में हमको अच्छा लगा देखने में, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि एल्गीज के अंदर रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने जनरल कैरेक्टर्स तो पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। हमेशा याद करना है कि सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी देखनी है आपको कि इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है। अगर मैं बात करूं कि मेन प्लांट बॉडी जनरली दो टाइप की होती है, एक तो होती है बेटा आपके लिए कि गैमेटोफिटिक बॉडी है, और दूसरी मैं टर्म दे रही हूं आपके लिए स्पोरोफिटिक है। क्या होता है गैमेटोफिटिक? गैमेटोफिटिक का मतलब होता है गैमीट बियरिंग, गैमेटो यानी गैमीट, फिटिक यानी बियरिंग, ठीक है। यानी एक ऐसी प्लांट बॉडी जो जिसपे सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, फिर गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट एम्ब्री वगैरह बनेगा, तो वो प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी, गैमेटोफिटिक। और जिनमें सबसे पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, देन उन स्पोर्स से आगे जाकर के गैमेटोफाइट बनता है, तो ये प्लांट बॉडी क्या कहलाती है बेटा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पास में दो तरह की जनरेशन चलाएंगे हम इसमें, एक तो होती है आपके लिए गैमेटोफिटिक और दूसरी होती है आपके लिए स्पोरोफिटिक। अब हमारे जो एल्गी है या ब्रायोफाइट्स है, कुछ भी आए तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, वहीं से आपको इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या सोचना है कि भाई मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी थी। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसी होती है इसकी। जो एल्गी होते हैं ना बेटा, तो उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। कैसी होती है इनकी, गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। यानी गैमेटोफिटिक होती है, यानी यहाँ पे क्या बनता है, सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बनने लग जाते हैं, और गैमीट्स आगे जाके क्या बनते हैं, गैमीट्स आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट में बस क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, यानी स्पोर नहीं बन पाते, और उससे पहले क्या हो जाता है, आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जनरली इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन में हमारे पास एल्गी के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पहली बात करेंगे कैसा होता है बेटा, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है यहाँ पे, वेजिटेटिव, यानी इसके वेजिटेटिव पार्ट से यानी फ्रेगमेंटेशन होता है। एल्गी एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और जनरली कहीं से भी अगर टूट जाएंगे तो अगेन जो टूटा हुआ पार्ट होता है, जो फ्रेगमेंट होता है, वो अगेन एक नया थैलस तैयार कर लेता है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया आपके लिए। सेकेंड हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स यानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके अलावा अदर बॉडी पार्ट से बात करेंगे तो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, इसके अंदर स्पोर्स से होता है। और वो स्पोर्स कौन से होते हैं, जनरली ये स्पोर्स होते हैं मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये मोटाइल होते हैं। और जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल और एक होते हैं नॉन मोटाइल, जो चल नहीं सकते। जो मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजिला होगा, और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनके पास में फ्लैजिला नहीं होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है बेटा जू स्पोर। क्या बोलते हैं उनको आप, जू स्पोर। और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ध्यान रखना है आपको। तो एल्गीज के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी बेसिस पे होता है, दैट इज बेस्ड ऑन मोटाइल या फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। इनको क्या कहते हैं आप, जू स्पोर्स कहते हैं। ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, गैमीट्स का पहले फ्यूजन होता है, यानी सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, इनकी गैमेटोफिटिक होती है। अब यहाँ पे अगेन जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस बन जाते हैं आपके, टाइप्स ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कितने टाइप के बनते हैं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जनरली 3 टाइप के गैमीट्स आप पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, यानी पहला कौन सा होता है, आइसोगैमी होता है, दूसरा होता है एनाइसोगैमी, और तीसरा होता है ऊगैमी, ठीक है। तो हम बात करें, जैसे मैं आपको नई स्लाइड पे ले लेती हूँ, तो यहाँ देखो इधर, पहला बोला मैंने आपको आइसोगैमी, दूसरा बोला मैंने आपको एनाइसोगैमी, और तीसरा बोला आपके लिए ऊगैमी। बच्चे इसमें हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोगैमी कौन सा होता है, एनाइसोगैमी कौन सा होता है, और ऊगैमी कौन सा होता है। तो बात करते हैं आइसोगैमी। आइसो का मतलब समझ में आ जाता है, आइसो मतलब होता है बेटा इक्वल। आइसो मीन्स क्या होता है, इक्वल, और गैमी यानी गैमीट्स।
यानी जिसके अंदर इक्वल गैमीट्स बनता है, यानी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट दोनों दिखने में एक जैसे होते हो, उसको क्या कहेंगे आप, आइसोगैमी है। ठीक है, यानी अगर मैंने बोला कि ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, यानी दोनों क्या है, एक जैसे है, यानी आइसोगैमी है। अगर मैंने इसके ऊपर फ्लैजेला लगा दिया तो इसके ऊपर भी लगा देती हूँ, हो गया आइसोगैमी। लेकिन अगर मैंने ये बोला यहाँ पे कि एक के ऊपर तो फ्लैजेला है और दूसरे के ऊपर फ्लैजेला नहीं है, लेकिन साइज में दोनों सेम लग रहे हैं, तो अब इसको क्या बोलेंगे, ये है एनाइसोगैमी। समझ में आ गया, यानी एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है, लेकिन साइज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, स्ट्रक्चर में नहीं कर पा रहे, तो क्या है ये एनाइसोगैमी। और ऊगैमी का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल वाला होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और मेल वाले जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। मेल वाले मोटाइल होते हैं और जो फीमेल वाला होता है बेटा वो नॉन मोटाइल होता है। समझ में आ गया, यानी इस टाइप का जो फ्यूजन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आपके लिए ऊगैमी टाइप का कहलाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है गया। तो एल्गी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ एल्गी जो होते हैं वो आइसोगैमी शो करते हैं, कुछ एनाइसो और कुछ ऊगैमी टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें कि कौन कौन से एल्गीज होते हैं। चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आइसोगैमीज होते हैं वो कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और कौन से नहीं दिखाते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, ये आइसोगैमी दिखाएगा, ये एनाइसोगैमी दिखाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो लास्ट वाला बचा हुआ होता है, लास्ट वाला कौन सा होगा, जो कि फ्यूकस हो गया, जो क्या दिखाता है बेटा आपके लिए ऊगैमी टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये एक बार आपको देख लेना है, पढ़ लेना है इसको अच्छे से कि कौन सा वाला कौन सा दिखाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या बनते हैं बेटा, इसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन होते ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन उस जाइगोट में मियोसिस नहीं होता। क्वेश्चन बनने का चांसेस यहीं से आता है कि कौन से वाले ग्रुप के अंदर जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, तो यहाँ कौन से में नहीं होता है, एल्गी के अंदर नहीं होता। मियोसिस ना होकर के डायरेक्टली माइटोसिस हो जाता है और आगे जाके एक नया फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। यहाँ तक आगे समझ में। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे एल्गी का रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस ऊगैमी आइसोगैमी वाले क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस होते हैं आपके लिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। ये वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं बेटा। एल्गी है, ग्रीन कलर के हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी कौन करेगा, एल्गी ही करता है। तो हमारी अर्थ पे जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, जो है एल्गीज। ठीक है, नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो कौन से वाले प्लांट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोड्यूसर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो होते हैं आपके एल्गीज। क्लियर है, यानी CO2 का जो फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 गैस को यूज करते हैं ना, तो इसीलिए जो मोस्टली CO2 फिक्सेशन कौन करेगा, एल्गी करेंगे। मोस्टली फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, एल्गीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगा, कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो यानी प्रोड्यूस भी करेंगे ना, फूड फॉर्मेशन करते हैं ये हमारे लिए, तो ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर भी यही होते हैं। इसके अलावा जो फूड की फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गीज कौन कौन से जिनको खाया जाता है, वो कौन है बेटा, पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सार्गेसम है, जिनको सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है। मैराइन एल्गीज होती है जिनको सलाद फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले पर्सन होते हैं वो इनको सलाद फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अलावा कि जो मैराइन ब्राउन एल्गी है एंड रेड एल्गी होते हैं, इनसे हाइड्रोकोलाइड्स बनते हैं, यानी ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए कि एल्जिन जो बनता है वो कौन सी वाली एल्गी से बनता है, ब्राउन एल्गी से बनता है। इसके अलावा काराजीन होता है वो रेड एल्गी से बनता है। काराजीन पे और एल्जिन पे क्वेश्चन उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना है आपको यहाँ से। नेक्स्ट आता है एगा। एगा जो होता है बेटा वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एगा जो होता है ये जेली बनाने में काम में आता है। इसके अलावा जो टिश्यू कल्चर होते हैं उसमें ये मीडियम प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है नेचर में। तो ये कौन सी वाली एल्गी से मिलता है बेटा, ये जेलिडियम से एंड ग्रेसिलेरिया से यूज़ किया जाता है, ये इनसे ऑब्टेन किया जाता है। ध्यान रखना ये रेड एल्गी से मिलता है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम एल्गी से मिलता है। जो क्लोरेला होता है ना बेटा, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसको कि स्पेस
ट्रैवलर्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन में रिच होता है। इसको स्पेस में हम खाने के लिए ये वाली एल्गी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया यहाँ पे? तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल एल्गीज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है आपके लिए क्लोरोफाइसी, क्लोरो यानी ग्रीन कलर के एल्गीज, ठीक है। एंड सेकंड आता है फ्रियोफाइसी, फ्रियो यानी ब्राउनिश कलर के एल्गीज। एंड लास्ट आता है आपके लिए रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का मतलब होता है कैसे कलर के हैं, ये रेड कलर के होते हैं। तो इनके लिए हमने ग्रीन कलर बोला, इसको ब्राउन बोला, उसको आपने रेड बोला है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए तो डेफिनेटली हो गई होगा, इसके अलावा अदर पिगमेंट्स इनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी क्लोरोफिल ए तो होगा चाहे भले ही कम अमाउंट में हो, लेकिन कुछ अदर जो पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ब्राउन कलर के जो एल्गी होते हैं उनके अंदर फ्यूकोजैंथिन मिलता है, एंड जो रेड कलर के एल्गी होते हैं उनके अंदर फाइकोइरिथ्रिन मिलता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर के दिखाई देते हैं और ये ब्राउन कलर के दिखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इनका जो ग्रीन कलर के अलावा यहाँ पे जिनका रेड कलर है, इनका ब्राउन कलर है, वो किसकी वजह से आया है, ये पिगमेंट की वजह से। ये पिगमेंट इनके अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर्ड पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, वो तो यहाँ प्रेजेंट है ही सही, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है और सेकंड क्वेश्चन जो उठने के आने के चांसेस होते हैं यहाँ पे कि इनका जो स्टोर फूड होता है वो कौन सा होता है। क्लोरोफाइसी का स्टोर फूड क्या होगा, दैट इज स्टार्च। फियोफाइसी का स्टोर फूड क्या होगा बेटा, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटॉल होगा। एंड जो रोडोफाइसी होता है उसका स्टोर फूड क्या होता है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है इनका रिप्रोडक्शन, कि कौन से टाइप का होता है। तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जो रोडोफाइसी होता है उसमें केवल और केवल oogamete टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बल्कि जो फियोफाइसी है क्लोरोफाइसी होता है उनमें दोनों ही, ये तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाते हैं। तीनों टाइप के यानी आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और oogamete तीनों ही होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक के लिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वॉलवर्क्स, यूलोथेरिक्स वगैरह ये ग्रीन एल्गी में आते हैं, फ्यूकस, लैमिनेरिया ये फियोफाइसी के अंदर आते हैं, पॉलीसाइफोनिया वगैरह ये किस में आते हैं बेटा, ये सभी आते हैं रेड कलर के एल्गीज में। अब हम बात करते हैं आपका सेकेंड डिवीजन की बात करेंगे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो एल्गीज होते हैं वो सबसे पहले आपको कहाँ मिल रहे थे, एक्वेटिक हैबिटेट में। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो पानी से थोड़ा थोड़ा जमीन पे आने लगे, लेकिन नियर बाय प्लांट बॉडी यानी पानी के आसपास मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आ गए, ये ब्रायोफाइटास होने लगे। ये पानी के आसपास इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ साइकिल ये लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इनको कुछ लाइफ साइकिल के यानी लाइफ का कुछ पार्ट उसको कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं आप इनको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन किसे कहते हैं आप, जनरली कि जो दोनों जगह पे रहता हो, पानी में भी और जमीन पे भी रहता हो। लेकिन प्लांट्स ऐसे केस में नहीं हो सकते कि पानी में चले गए मर जाएंगे, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है, जनरली एम्फीबियन किसे कहते हैं, जो रहते जमीन पर है लेकिन इनको अपने लाइफ कंप्लीट करने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होता है, उनको कहता है एम्फीबियंस। एम्फी यानी दो, ठीक है। तो दो जगह रह सकते हो, मतलब जो इनको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं आप एम्फीबियंस। तो जनरली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, ध्यान रखना। यानी जमीन पे तो रहने लगे लेकिन जमीन पे सक्सेसफुली नहीं रहते, अभी भी ये वाटर पे डिपेंडेंट है। आपको ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी थी एल्गीज के अंदर रूट, लीव्स एंड स्टेम में डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं था, यानी थैलस बॉडी थी। लेकिन अब थोड़ा सा इवॉल्व हो गई यानी अब थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आने लग गया। डिफरेंशिएशन कैसे आने लगे कि इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गई एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन अभी भी कंप्लीटली स्टेम रूट नहीं आए हैं, लाइक स्ट्रक्चर बनने लगी, यानी इनके अंदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी रहती है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या मिलता है, दैट इज राइजोइड मिलता है। रूट नहीं कहेंगे इनकी, इनको क्या कहते हैं बेटा, ये राइजोइड होता है। मेन एक्सिस हो गया, स्टेम नहीं कहा है इनको फिर भी अपन ने, है ना। इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है।
तो जनरली इनके अंदर बेटा जब मेन प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है ना। तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनने के बाद में फिर गैमेटोफाइट बनेगा, देन उसके बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन करवाएंगे आपको आगे जाके। तो मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है बेटा, गैमेटोफाइट होती है। आगे बात करेंगे, चलो इसको यहाँ से ना समझा करके डायरेक्टली आपको इससे समझाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, इनकी गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट्स होते हैं यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले जिसके अंदर क्या होता है जनरली कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं बेटा आप, एंथेरिडिया, एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको क्या बोला जाता है, आर्किगोनिया कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये टर्म भी ध्यान रखना है कि मेल को क्या कहते हैं और फीमेल को क्या कहते हैं। मेल की जो शेप होती है जनरली रैकेट जैसी होती है, इस टाइप की होती है, और जो फीमेल होते हैं ना वो जनरली इस तरह से फ्लास्क की शेप की होती है। ये आपकी शेप की भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये जो रैकेट शेप का होता है क्या होता है, एंथेरिडिया होता है, और ये होता है आर्किगोनिया होता है। ये है आपके लिए कंडीशन कैसी बेटा, हैप्लॉइड है, क्योंकि गैमीट्स बनेंगे ना इसके अंदर, तो हैप्लॉइड होगा हमेशा। गैमेटोफिटिक कंडीशन है यानी हैप्लॉइड होती है। आगे बात करेंगे, एंथेरिडिया के अंदर क्या बनेंगे, ये मेल गैमीट है बेटा। ठीक है, ये क्या है इसका, मेल गैमीट। गैमेटोफाइट है तो गैमीट तो बनाएगा ना। सिमिलरली एग, आर्किगोनिया के अंदर क्या बनता है बेटा, एग बनता है, यानी दैट इज फीमेल गैमीट पार्ट है। तो हैप्लॉइड हो गए दोनों का, क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब दोनों n+n बनेगा तो क्या बनेगा, 2n कंडीशन, जाइगोट आ गया। अब कंडीशन अप्लाई होती है ऐसे, क्योंकि 2n कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी स्पोरोफिटिक कंडीशन बनाने के लिए एक स्टेप आगे ले चुकी है। तो यहाँ कंडीशन क्या आती है कि 2n में माइटोसिस होता है, म्यूसिस आपको नहीं कराना है अभी। ठीक है, माइटोसिस होते ही जैसे जाइगोट हो गया, जाइगोट के अंदर लगातार माइटोसिस होते आ रहे हैं, यानी एम्ब्रियो बनने लग गया। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो बनने लग जाता है। फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एम्ब्रियो बनाता है, एल्गीज के अंदर एम्ब्रियो नहीं बन पाता है। इसी वजह से क्या होता है जनरली कि इनको इस क्या कहता है कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटास को कहा जाता है फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, क्योंकि सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा होता है और क्या बनाता है, ये स्पोरोफाइट बनाता है। लेकिन कंडीशन ये अप्लाई होती है कि इसका जो स्पोरोफाइट बना है वो कहीं और नहीं बनता, बल्कि इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन जाता है। कहाँ बनेगा इसका स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी प्लांट जो पहले उग रहा था उसी के ऊपर उसकी फीमेल वाली बॉडी पार्ट के अंदर रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फीमेल वाली पार्ट से ही आगे जाके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो स्पोरोफाइट जो बना है वो अभी भी गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा और वहीं से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहेगा। इसका मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा दूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपको डायग्राम यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। ये कौन सा वाला पार्ट है बेटा, ये फ्यूनेरिया दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करूंगे कि ये वाला, ये क्या है इसका, गैमेटोफाइट है। ये क्या है इसका, गैमेटोफाइट है। पहले ही जनरली क्या हुआ कि इसके राइजोइड्स बने, धीरे धीरे मेन एक्सिस बना, लीव्स आने लगे, लीव्स आती फिर इस पे एंथेरिडियम, आर्किगोनियम बनेंगे। और जैसे ही इसके अंदर आर्किगोनियम बन गया, एंथेरिडियम से एंथेरोजोइड्स बने और उस आर्किगोनियम के अंदर आ गए, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। उसी के अंदर यहीं से ही डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, यहाँ से स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट होने लग जाती है। अब ये पूरा स्पोरोफाइट है जो इसके ऊपर है। तो ये जो स्पोरोफाइट है किससे अटैच्ड है, ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड है। और इस स्पोरोफाइट को देखेंगे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला होता है बेटा इसका नीचे वाला पार्ट होता है फुट। फुट का काम होता है गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेते रहना, है ना। और सीटा होता है इसको कनेक्ट करने को। और कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है यही वाला पार्ट होता है जहाँ पे स्पोर मदर सेल्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कैप्सूल के अंदर होती है ये स्पोर मदर सेल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक के लिए। चलिए, स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट के अंदर क्या मिलेंगी, स्पोर मदर सेल्स मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, कैप्सूल्स के अंदर मिलेंगी। कैप्सूल वो टिप वाला पार्ट होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसके अंदर म्यूसिस हो जाएगा। 2n कंडीशन है, यानी म्यूसिस करना है, क्योंकि आपको हैप्लॉइड कंडीशन लेकर आनी है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आने के लिए क्या करते हैं आप, हमेशा याद रखना है म्यूसिस करवाना पड़ेगा। और एक ही बार करवाना पड़ेगा, बार बार हैप्लॉइड में आपको म्यूसिस नहीं करवाना है, केवल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में लाने के लिए ही करते हैं। आगे बात करेंगे, स्पोरिक म्यूसिस होते ही स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स जहां जहां गिरेंगे वहां से एक नया प्लांट तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होती है बेटा कि अगर ये मॉस है, यानी हम ब्रायोफाइटा को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लिवरवॉर्ट, दूसरा होता है मॉस। तो अगर ये मॉसेज हैं
तो जो स्पोर जहाँ गिरे थे ना, वहां से सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये एक प्रोटोनिमा बनाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे और पहले एक ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा। फिर धीरे धीरे प्रोटोनिमा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लग जाएंगी, यानी सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा और फाइनली फिर जाकर के मेन प्लांट बॉडी तैयार होगी। लेकिन अगर ये लिवरवॉर्ट्स हैं तो प्रोटोनिमा नहीं बनता है। अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रोटोनिमा किस में बनता है, मॉसिस में या लिवरवॉर्ट में? तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटोनिमा बनता है हमेशा मॉसिस के अंदर। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे अगर लिवरवॉर्ट्स होंगे तो क्या करेंगे बेटा, लिवरवॉर्ट्स में ये स्पोर जहां गिरेंगे वहां पे ही डेवलप होके वापस से अगेन मेन प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लाइफ साइकिल आपको जल्दी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये ब्रायोफाइटा समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, आगे समझ में आपके आगे हम बात करेंगे बेटा। अभी मैंने समझाया था कि इसको हमने डिवाइड किया गया है 2 ऑर्डर्स के अंदर। पहला है आपके लिए हेपेटिक ऑप्सिडा और दूसरा होता है ब्रायोप्सिडा, यानी एक तो होते हैं लिवरवॉर्ट्स और दूसरे होते हैं मॉसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा तो आपका अभी समझाया था कि भाई जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन नहीं होता है और मॉसिस के अंदर प्रोटोनिमा बनता है। ये इनका मेन इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस होता है। दोनों में मेन जो गैमेटोफाइट तो होगा ही होगा, स्पोरोफाइट भी बनेगा जो कि उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा होगा, बाकी सारी सिमिलरिटीज होती हैं, बस इसमें मेन डिफरेंस यहीं का हो जाता है। ठीक है, बस आपको क्या रहता है इसके एग्जाम्पल, यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो इसके एग्जाम्पल से आते हैं कि मार्केंशिया और रिक्सिया जो होते हैं वो लिवरवॉर्ट है या फिर मॉसिस हैं। ये ध्यान रखना है कि मार्केंशिया रिक्सिया जो होते हैं वो लिवरवॉर्ट में आते हैं। इसके अलावा पॉलीट्राइकम हो गया, फिन्यूरिया हो गया, स्फैग्नम हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं मॉसिस के अंदर। अब आगे बात करते हैं बेटा आप किसके बारे में, ये इनके इंपॉर्टेंट मॉसिस। यहाँ से क्वेश्चन किसके बारे में बनता है बेटा, क्वेश्चन आता है इसमें स्फैग्नम के बारे में कि जो कौन सा वाला मॉस होता है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, ये सबसे ज़्यादा वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, जैसे हम लार्ज शिप में कुछ भी ट्रांसफर करवाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जो जिनको ड्राई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि भाई सूख जाएगा, रास्ते में जाएगा, तो इसीलिए उसके अंदर क्या डाल देते हैं, यहाँ पे स्फैग्नम डाल दिया जाता है ताकि वो ड्राई नहीं हो। तो इसलिए इसको किस लिए यूज़ करता है बेटा, यहाँ पे ये ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है आपके लिए पीट मॉस। कौन सा होता है, स्फैग्नम होता है। स्फैग्नम पीट मॉस भी है। स्फैग्नम जो होता है वो शिपमेंट में भी यूज किया जाता है। स्फैग्नम पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में। आगे बात करते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। टेरिडोफाइटा होते हैं धीरे धीरे इवोल्यूशन और बढ़ता चला गया, यानी अभी तक तो क्या कंडीशन हो रही थी कि पानी के आसपास रह रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी तरह से जमीन पे स्टेबल हो गए हैं, यानी जब ये स्टेबलाइज हो चुके हैं लैंड के ऊपर। यानी सबसे पहले जो सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स थे, अभी तक मैंने बोला कि फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन से होते हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स। ये ध्यान रखना होता है, जब ये जमीन पे आ चुके होते हैं तो इनको बेटा वाटर की जरूरत पड़ेगी, यानी जाइलम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम होता है। फूड कंडक्टिंग कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो इसीलिए जो वाटर का कंडक्शन करने के लिए क्या इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होंगे कि नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, होगा डेफिनेटली, क्योंकि ब्रायोफाइटा में तो अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, ना तो एल्गी को पड़ी ना ब्रायो को पड़ी, क्योंकि वो आसपास पानी के ही रह रहे थे। लेकिन अभी कहाँ आ चुके, पूरी तरह से जमीन पे आ चुके हैं, अब इनको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी यही होते हैं, लेकिन कंडीशन ये अप्लाइड होती है कि जाइलम के अंदर 4 सेल्स होती है, इनके अंदर एक सेल अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। वो कौन सी सेल नहीं होती, वेसल्स नहीं डेवलप हो पाई। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हम बात करेंगे कि जाइलम इसकी फ्लोएम के अंदर क्या नहीं डेवलप हो पाया बेटा, कंपेनियन सेल डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, आपको याद होगा जाइलम की चारों सेल्स के नाम आपको याद होंगे, ट्रैकीड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जिसमें वेसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फ्लोएम की चारों सेल्स यानी सीप ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गए, जिसमें कंपेनियन सेल्स का डेवलपमेंट ना तो टेरिडोफाइट में करना है ना ही आपको जिम्नोस्पर्म में करना है। बस किसमें होती है, चारों सेल्स हमेशा याद रखना है एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जाइलम की चारों सेल्स एंजियो में मिलेंगी, फ्लोएम की चारों सेल्स आपको एंजियो में मिलेंगी, बस किस में नहीं मिलेंगी, ना तो आपको टेरिडो में मिलेंगी चारों, ना जिम्नो में मिलेंगी, और ब्रायो और एल्गियो में तो बिल्कुल नहीं होती। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? चलो आगे बात करते हैं। टेरिडोफाइट जो होते हैं
ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं, यानी ये सॉइल को एक तरह कलेक्ट करके रखने का काम करते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहा है बेटा, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जनरली जब सबसे ज़्यादा ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं लैंड के अंदर, क्योंकि इनके पास में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। आगे बात करते हैं कि जनरली क्या होता है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके पास में रूट्स भी होती हैं। वहाँ ब्रायो में हमने कहा था कि रूट लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन रूट नहीं थी, यहाँ पे रूट प्रेजेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे कि ये बेटा सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, जनरली आपको मिलेंगे ये लैंड पर मिलेंगे, इसीलिए लैंड पर प्रेजेंट है, रूट्स इनके पास है। लेकिन ये अभी भी कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर आपको शेडी एरियाज में या मॉइस्ट एरियाज में मिलते हैं। अभी भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं कि ये रॉकी एरियाज में, ये ज़ेराफिटिक कंडीशन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनके अंदर रूट्स होती हैं बेटा, कुछ जो प्राइमरी रूट बनेगी वो थोड़े ही टाइम की होती है, फिर उसके बाद में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू। क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। जो स्टेम होता है इनका या तो इरेक्ट हो गया यानी सीधा होता है, या फिर इस तरह से क्रीपिंग करता हुआ स्टेम होता है, और यहाँ से इसमें रूट से निकल रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्रीपिंग करते हुए स्टेम को, जिसपे से रूट निकल रहे होते हैं, इस स्टेम को बोला जाता है बेटा कि ये क्या है, ये इसका राइजोम है। दो टर्म्स थी आपके लिए, वहां पे राइजोइड था जो रूट के लिए कहा गया था, और यहाँ पे राइजोम है। राइजोम स्टेम के लिए बोला जाता है, जो एक प्रोस्ट्रेट स्टेम होता है, जो क्रीपिंग करता हुआ स्टेम होता है ना, उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल अगेन बात करते हैं। लाइफ साइकिल को अब इसी फॉर्मेट में ही लर्न करना है आपको, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो बेटा कभी समझ में नहीं आने वाली आपको लाइफ साइकिल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन प्लांट बॉडी ध्यान रखेंगे तो अपने आप इसको ध्यान आ जाएगा कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसकी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक से कंडीशन से स्टार्ट करना है। स्पोरोफिटिक यानी टू एंड होती है, स्पोर बनाएगी। सबसे पहले क्या बनाएगी, ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। चलिए स्पोरोफिटिक कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जिन लीव्स पर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं आप, स्पोरोफिल। फिल यानी लीव्स, स्पोर यानी स्पोर को वियर करने वाली लीव्स क्या कहलाएंगी, स्पोरोफिल्स कहलाएंगी। क्लियर हो गया। इन स्पोरोफिल्स पे सबसे पहले क्या बनती है, स्पोरेंजिया यानी स्पोर केसेस बनते हैं। कंडीशन ये होती है, यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी बेटा, कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है कि कभी कभी जो स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे ना होकर के अलग अलग होते हैं, यानी मेल स्पोर अलग हो गया और फीमेल स्पोर अलग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी। जब इसके अंदर जब स्पोर अलग अलग बनेंगे तो ये स्पोरोफिल भी अलग अलग बनने लग जाएंगी। ठीक है, और अगर एक ही जैसा होता है यानी होमोस्पोरी होती है, तो दोनों ही स्पोर एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए स्पोरोफिल बनेंगे यानी लीव्स बनेंगे। सबसे पहले प्लांट है, प्लांट पे जो लीव्स आएंगी, जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होंगी जिन पे स्पोरेंजिया बन रही होगी, उसी को क्या कह देंगे आप कि ये स्पोरोफिल्स हैं। इसके बाद स्पोरेंजिया बन रही होती है, और उस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पोर मदर सेल्स। इन्हीं स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा। हमेशा मियोसिस करने का काम किसका होता है, स्पोर मदर सेल्स का होता है। एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है आपको। तो बेटा स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन करना है आपको, मियोसिस करना है। अब 2n कंडीशन थी, अपने आप क्या हो जाएगी, यहाँ पे n कंडीशन आ जाएगी, और जैसे ही n कंडीशन आ जाएगी स्पोर्स बन जाएंगे, और स्पोर जहां भी करेंगे वहां पे क्या बना लेंगे, गैमेटोफिटिक कंडीशन बना लेंगे। डिफरेंस कि वहां पर जो गैमेटोफाइट, जो स्पोरोफाइट बन रहा था वो गैमेटोफाइट से अटैच हो रहा था ब्रायोफाइटा के केस में। यहाँ पर स्पोरो जो गैमेटोफाइट बना है बेटा वो बिल्कुल अलग बना है, कोई चेंज नहीं आ रहा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, ये अपनी जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं उससे दूर गिरता है। स्पोर जहाँ भी गिरेगा वहां पे नया गैमेटोफाइट तैयार करेगा। तो सबसे पहले क्या बनता है, इसके अंदर प्रोथैलस बनता है, और धीरे धीरे प्रोथैलस आगे बढ़ेगा। कंडीशन अप्लाइड है कि अगर होमोस्पोर है तो भाई जो प्रोथैलस होता है वो कुछ भी बना सकता है, या तो मेल पार्ट बना देगा या फीमेल बना देगा, कुछ बना देगा। लेकिन अगर वो हेटेरोस्पोरस है तो इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, जो मेल होगा वो एंथेरिडिया बनाएगा, और जो फीमेल होगा उसके ऊपर आर्किगोनिया बनेगा। एंथेरिडियम मैंने अभी भी बताया था कि जो मेल वाली स्ट्रक्चर होती है ना उसको कहते हैं आप एंथेरिडियम, और जो फीमेल स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोला जाता है, आर्किगोनियम। ठीक है, एंथेरिडिया के अंदर क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड्स, यानी क्या है, ये गैमीट है। बस सिंपल टर्म में आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजन हमेशा गैमीट का कराना है, स्पोर कभी फ्यूज नहीं होते।
स्पोर तो बस झड़के हैं, गिरते हैं, गिर के नया प्लांट तैयार करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो इन्होंने प्लांट तैयार किया था वो क्या था, प्रोथैलस था। प्रोथैलस बनता है, बनने के बाद में उसमें मेल पार्ट लगता है, फीमेल लगता है, एंथेरिडिया बनता है, आर्किगोनिया बनता है। एंथेरिडिया के अंदर एंथेरोजॉइड बनेंगे, आर्किगोनिया के अंदर एग सेल बनती है। एंथेरोजॉइड जाकर के फ्यूज हो जाएंगे किसके साथ में, एग सेल के साथ में। फ्यूजन को ही क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। और फर्टिलाइजेशन होते ही अगेन 2 एंड कंडीशन आ गई है, यानी जाइगोट बन गया है। जाइगोट धीरे धीरे डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो ग्रो करके एक अगेन स्पोरोफिटिक कंडीशन ला देगा। तो क्या ये साइकिल आपको समझ में आ गई यहाँ तक? ये ध्यान रखना है कि इसमें देखो दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है, यानी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक कंडीशन जो होती है वो दोनों में लगभग सेम चल रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे। तो इसका जो हेटेरोस्पोरी मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये कुछ तो होमोस्पोरस होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी इसके अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग बनते हैं। क्लियर हो गया? जो मेल स्पोर होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो कि थोड़ा साइज में छोटे होते हैं। और जो फीमेल स्पोर होते हैं उनको कहेंगे आप मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर कहाँ लगेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और जो मेगा स्पोर कहाँ लगेंगे, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ बनेंगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर। स्पोरोफिल्स होती है ना, यानी जो बियरिंग करने वाली जो लीव्स होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। बस उसके आगे माइक्रो वर्ड आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, साइलोटम, लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसेटम हो गया, टायरिडियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आगे बात करेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये कंप्लीटली सक्सेसफुल प्लांट्स होते हैं। अगेन इसके अंदर मैंने बताया था कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जाइलम कंप्लीट नहीं है, फ्लोएम कंप्लीट नहीं है, ये आपको एनजीओ के अंदर ही कंप्लीट करके देना है, ठीक है। आगे बात करेंगे जनरली कैसे होते हैं, इनके अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है बेटा। कुछ अनब्रांच्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं ये ब्रांच्ड भी होते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बेटा जनरली किसके अंदर प्लेस किए गए हैं, स्पर्मेटोफाइटा, यानी इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन करना है आपको, सीड बनता है। इससे पहले कहीं भी आपने सीड नहीं बनाया था, लेकिन अब आपको सीड बनाना है। फ्रूट बनाओ मत बनाओ, लेकिन सीड तो डेफिनेटली बना के रख के आना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? आगे जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसकी जो लाइफ साइकिल होगी ये कैसी होगी, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट करनी है आपको। तो बेटा यहाँ पे स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है। टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा के अंदर होमोस्पोरस ही होते हैं, मेनली होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंदर हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है कुछ में, सबसे ज्यादा मेनली क्या होता है, होमोस्पोरस होते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सबके सब कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे देखो ये है क्या, स्पोरोफिटिक कंडीशन। यहाँ भी आपको स्पोरोफिटिक कंडीशन क्यों दिखाई, क्योंकि मेल एंड फीमेल वाले पार्ट को सेपरेट करने के लिए। तो अगेन इसमें जो मेल में सबसे पहले क्या बनता है बेटा, जो मेल में स्पोरोफिल्स होंगे जिनपे स्पोर बनेगा, क्योंकि स्पोरोफिटिक कंडीशन है ना, तो स्पोर तो बनाएगा वो, पहले स्पोर मदर सेल तक तो आपको जाना ही जाना है। तो यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं बेटा कहाँ पे बनते हैं, ये स्पोरोफिल्स पे बनते हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि मेल वर्ड के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो। तो मेल जो स्पोर्स बनेंगे वो किस पे बनेंगे बेटा, मेल बनेंगे आपको माइक्रोस्पोरोफिल्स पे, ठीक है। और फीमेल्स किस पे बनेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स पे, ठीक है। फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करने हैं आपको, मेगा स्पोरोफिल्स, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं कॉम्पैक्टली या कोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे ही मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं वो भी कोन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेल कोन है और ये क्या है बेटा, फीमेल कोन है। अगेन इसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल में क्या लगेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगी। उसका अपने आप बताइए, मेगा स्पोरोफिल में क्या लगेगा बेटा, मेगा स्पोरेंजिया बनेंगी, मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है इसके अंदर होती है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी सेल होगी, मेल को बनाने वाली सेल है ना बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसको भी क्या करेंगे आप, मेगा स्पोर मदर सेल कह देंगे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। म्यूसिस कर देंगे, म्यूसिस होते ही क्या हो जाता है बेटा, जैसे ही इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा,
जैसे इसमें म्यूसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बेटा, इसका ध्यान रखना है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है 1 से 4 मेगास्पोर बनाएगी, लेकिन इतना स्पेस ना होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं। बचा कितना मेगास्पोर? 1। केवल कितना बचता है बेटा? 1 मेगास्पोर बनेगा, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। ये टर्म यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे और केवल 1 मेगास्पोर बनेगा। कंडीशन कैसी चल रही है? एन चल रही है, इसमें भी एन चल रही है। और जो 3 डीजेनरेट हुए थे वो आगे जाके एंडोस्पर्म बना लेते हैं। तो यानी यहाँ पर ही इनका क्या बन जाता है बेटा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया है, फ्यूजन नहीं करवाया, उससे पहले ही आपने क्या तैयार कर देना है? इनका एंडोस्पर्म तैयार कर देना है। ठीक है। और फिर ये जो आपका जो फाइनली बना था ना, माइक्रोस्पोर बना था यहाँ इस केस में, वो माइक्रोस्पोर धीरे धीरे आगे क्या बना लेता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, यानी गैमीट बनाएगा। स्पोर से पहले गैमीट बनाने आपको। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कंडीशन क्या चल रही थी कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन चुके थे और माइक्रोस्पोर यानी एंड कंडीशन में आ गए थे, और माइक्रोस्पोर जहाँ भी गिरेंगे वहां से क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट साथ के साथ बनता है। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। यानी यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, वो बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है, बस इतने टाइम के लिए बनता है कि जैसे ही गैमेटोफाइट बनाए इसके अंदर पोलन ग्रेन यानी मेल गैमीट बन जाए। बस इतना सा काम होता है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन बन जाते हैं। ठीक है, और साइड बाई साइड क्या होता है बेटा? इधर साइड में भी, इसके पास में भी एंडोस्पर्म जहाँ बनाया था ना आपने, इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी 3 जो आपके मेगास्पोर्स बने थे उनमें से जो एक मेगास्पोर बना मेन, और बाकी के जो 3 थे वो डीजेनरेट हो गए थे। और ये डीजेनरेट होते इन्होंने क्या बना दिया? ये तो बनाएगा बेटा आपके लिए फीमेल गैमीट। ये किसका काम कर रहा होगा? ये फीमेल गैमीट का काम कर रहा होगा। और इस फीमेल गैमीट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये 3 जो डीजेनरेट होते हैं वो इसको न्यूट्रिशन दे रहे होंगे, यानी ये एंडोस्पर्म का काम कर रहे होंगे। तो आपके पास में एक मेल गैमीट आ चुके हैं और फीमेल गैमीट आ चुके हैं, तो क्या आप फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार है यहाँ पे कि हाँ भाई अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है? अभी तक स्पोर वाली कंडीशन में आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। ध्यान रखना है आपको कि फर्टिलाइजेशन हमेशा कौन सी कंडीशन में होता है? जब तक आप गैमीट नहीं बनाते हो जब तक आपको फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसके जो गैमीट्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद में फ्यूजन होते ही क्या होएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से सीड बनता है। यहाँ पे आपको सीड वर्ड इस्तेमाल करना है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा के अंदर प्लेस किया गया है इनको। ठीक है, देन सीड आगे जाकर के क्या बनाता है? अगेन 2n कंडीशन वाली स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट कर देता है। तो ये समझ में आ गया। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर चल रही है वो यानी डिप्लॉयड कंडीशन, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे हैप्लॉयड आई थी। बाकी मेन प्लांट बॉडी कैसी चल रही थी? डिप्लॉयड, अगेन डिप्लॉयड आ गई। हैप्लॉयड बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आई थी, यानी गैमेटोफाइट बना और बनते ही तुरंत फ्यूजन कर दिया, बट एक शॉर्ट टाइम या रिड्यूस कंडीशन में होता है, इसीलिए यहाँ पे डिप्लॉन्टिक साइकिल चलती है। आगे बात करेंगे आप एंजियोस्पर्म की। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट इनको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर क्या होता है? इसका सेक्सुअल पार्ट होता है, और फ्लावर ही आगे जाकर के फ्लावर की जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो फ्लावर के अंदर जनरली कितने वॉल्स होते हैं बेटा? 4 वॉल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? सबसे पहला होता है कैलिक्स, कोरोला होता है, देन इसके अंदर एंडोशियम एंड गाइनोशियम होता है। तो कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो कि क्या करता है? मेनली फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, जो कि क्या करता है बेटा? जनरली पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन देने का काम करता है। बच्चे ही जो मेन पार्ट है वो है एंडोशियम एंड गाइनोशियम, यानी मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट जो होता है यही है आगे जाके जो काम करते हैं फाइनली। चलो आगे इसके बारे में देखते हैं कि भाई ये कैसे रिप्रोडक्शन के अंदर परफॉर्म होता है। तो पहले उस वहां तक जाने से पहले इनका क्लासिफिकेशन देख लो एक बार कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला बेटा इसका मोनोकॉट एंड दूसरा होता है डाइकॉट। मोनो यानी सिंगल, जिसके अंदर एक ही कॉटिलेडन होते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप? मोनोकॉटिलेडन्स। जिसके अंदर 2 होते हैं उनको बोला जाता है डाइकॉटिलेडन्स। ठीक है, यानी कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? जनरली सीड की लीव्स होती है उनको कहा जाता है कॉटिलेडन्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको सिंपल सा, आप कभी भी मूंगफली लेना बेटा, मूंगफली को आपने जो इसका व्हाइटिश कलर के पार्ट होते हैं ना मूंगफली के दाने, उसको आप बीच में से प्रेस करना, आपको वो इजीली 2 इक्वल हाफ्स में टूटी हुई दिख जाएगी, यानी उसके 2 इक्वल हाफ्स हो चुके हैं और उसके अंदर आपको एम्ब्रियो दिखेगा।
तो जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है वो एम्ब्रियो 2 इक्विवेलेंट 2 कोटिलेडन से कवर्ड था, इसीलिए आपने उस पीनट को किस में प्लेस किया गया है, 2 से कवर्ड था, इसलिए कहेंगे उसको डाइकॉट है। और अगर एक सिंगल, जैसे आप बात करें व्हीट की, गेहूं का दाना लेना, उसको प्रेस करके देखना, वो 2 इक्वल हाफ में नहीं टूटेगा, यानी उसका जो एम्ब्रियो होता है वो सिंगल ही लीफ से कवर्ड है, इसलिए इसको किस में प्लेस करेंगे आप, मोनोकॉट्स के अंदर प्लेस करेंगे। इतना समझ में आ गया, मोनोकॉट डाइकॉट। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली हम देखें कि हम प्लांट को देखते ही कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, तो जनरली क्या होता है बेटा कि मोनोकॉट्स में कितने कॉटिलेडन्स होते हैं, एक ही कॉटिलेडन होगा। डाइकॉट में कितने होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं सीड के ऊपर। और सेकेंडली बात करते हैं, अगर हम इसकी लीव्स देखते हैं, जो मोनोकॉट की लीव्स होंगी ना बेटा, उनके अंदर इस तरह से पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, यानी जो लीफ होती है वो इस तरह से पैरेलल वेनेशन रखती है, ठीक है। जबकि डाइकॉट की जो लीव्स होती है बेटा, उसके अंदर इस तरह वाला वेनेशन देखने को मिलता है कि जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी, अगर नेक्स्ट डिफरेंस लीव्स के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट डिफरेंस होता है इनके फ्लावर की स्ट्रक्चर में। किसमें होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, फ्लावर की स्ट्रक्चर में इनका डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस है बेटा इनके अंदर, कि जो फ्लावर होते हैं ना उसके अंदर पेटल्स होते हैं, तो अगर वो पेटल्स 3 है या 3 का मल्टीपल होते हैं, यानी 6 है 9 है, तो वो किसकी कैटेगरी में प्लेस करेंगे आप उसको, मोनोकॉट की में। और अगर वो 4 है या 5 है या फिर उनके मल्टीपल्स हैं, तो उसको किस में प्लेस करेंगे आप, डाइकॉट्स की कैटेगरी में। यानी वो टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है तो क्या करेंगे आप, उसको डाइकॉट है। और अगर ट्राइमेरस कंडीशन है तो यानी क्या है, एक मोनोकॉट है। और लास्ट नंबर क्या है बेटा कि इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, अगर इसका टीएस कट करके इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम दिखेंगे, और सारे में आपको स्कैटर्ड फॉर्म में आपको जाइलम फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं, यानी वो कैसा होता है, मोनोकॉट। और अगर एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से एक रिंग में अरेंज आपको इसकी वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यानी वो क्या है, एक डाइकॉट है। और एग्जाम्पल अभी बताया था कि आप व्हीट लेंगे तो वो मोनोकॉट हो गया, एंड इसके अलावा पीनट लेंगे तो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया। और आपको बता रहे हैं कि आमंड को यानी बादाम को आप किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे। इसके अलावा जो कैश्यू नट होता है ना, काजू होता है, उसको आप डाइकॉट में प्लेस करेंगे या मोनोकॉट में, इसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि आपको डाइकॉट में रखना है इस कैश्यू नट को, यानी काजू को, बादाम को, मूंगफली को या चने को, इनको आप किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे। ठीक है, आपको लिखना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना बिल्कुल भी। चलो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल के बारे में, कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, मेन प्लांट बॉडी से स्टार्ट करना है। स्पोरोफिटिक होती है या गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक के जमाने गए, यानी अब हम कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पोरोफिटिक कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी किसकी कैसी होती है बेटा, स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है, यानी स्पोरोफाइट बनता है सबसे पहले। और जब अगर मैं बोल रही हूँ कि स्पोरोफाइट है तो सबसे पहले क्या बनाना है आपको, स्पोर्स बनाने हैं, यानी मेल स्पोर बनेगा या फीमेल स्पोर बनेंगे, यानी 2n कंडीशन अभी भी आपको चलाते रहना है। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के, तो ये देख रहे हैं आप, जो फीमेल पार्ट होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसे ही जो मेल पार्ट होता है वो एंथर एंड फिलामेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमने 7th 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो ओवरी होती है ना बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, उस ओव्यूल का अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी तरह काम कर रहा होता है, ओव्यूल, यानी अभी वो क्या है, एक स्पोर है ना, यानी अभी ये स्पोरोफिटिक कंडीशन है तो उसके अंदर स्पोर बन रहा होगा, और वो ओव्यूल अभी एक स्पोर की तरह काम कर रहा है, स्पोरेंजियम की तरह काम कर रहा है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये फीमेल वाला पार्ट है तो इसका स्पोरेंजियम को नाम क्या देंगे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका स्पोरेंजियम का नाम क्या देंगे, और जो मेल स्पोरेंजियम होगा उसको नाम क्या देंगे। तो अभी मैंने बताया था कि एक माइक्रो एंड मेगा, इन दोनों में से टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, और आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि मेल वाले को माइक्रो कहते हैं या फीमेल वाले को माइक्रो कहेंगे। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं कि इसमें जो एंथर होता है ना बेटा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी माइक्रोस्पोर बनाने वाला एक केस है, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर हमेशा किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी जिसके अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली म्यूसिस करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। इधर भी बात कर लेते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल्स है, मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस करवाना पड़ेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन जगह नहीं है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसीलिए 3 को डिजेनरेट करवा दो, 1 मेगास्पोर बचेगा। बस आपको कितना बचाना है, यहाँ पे 1 मेगास्पोर बचता है, और यहाँ इस केस में 4 माइक्रोस्पोर बचते हैं। देन मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में फ्यूजन नहीं करवाना है, फ्यूजन हमेशा गैमीट में होता है। अभी आपको मेल गैमीट फीमेल गैमीट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। यानी जो माइक्रोस्पोर होता है वो धीरे धीरे अपना शेप चेंज करता है, एंड देन फाइनली क्या बना लेता है बेटा, माइक्रोस्पोर धीरे धीरे
पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, यानी मेल गेमेटोफाइट बनने लग जाता है। जैसे पॉलिनेशन होता है ना, स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है पॉलन ग्रेन, तो इसमें धीरे धीरे चेंज आता है और क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमीट्स को बियर करने वाले स्ट्रक्चर। सिमिलरली इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन रहता है। जो ओव्यूल था वो भी धीरे धीरे चेंज लेकर आएगा अपने अंदर, और वो एक मेगा स्पोर धीरे धीरे क्या बना लेता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर मैं एक फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो जनरली फीमेल गैमेटोफाइट में बेटा कितनी सेल्स होती हैं, यहाँ पे 3 सेल्स यहाँ पे नीचे की तरफ होती हैं, 2 न्यूक्लियस वाली 1 सेल ऊपर होती है और 3 सेल ऊपर होती हैं। इन सेलों को कहा जाता है, ऊपर वाली सेल्स को क्या कहते हैं आप, एंटीपोडल सेल्स। नीचे वाली 2 सेल होती है वो सिनर्जिड होती है। ये क्या है, सिनर्जिड। ये तीनों क्या है बेटा, एंटीपोडल। और बीच की जो होती है वो पोलर न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है जो कि फ्यूजन हो जाती है। अब क्या होता है कंडीशन की, जो मेल गैमीट होता है वो मेल गैमीट आगे जाके आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर 2 मेल गैमीट मिलेंगे गैमेटोफाइट के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ये वाली जो सेल होती है बेटा, एग सेल है, जो कि फीमेल गैमीट की तरह काम कर रही होती है। तो एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हो जाता है, एग सेल के साथ में, और दूसरा मेल गैमीट था, 2 मेल गैमीट बने थे इसके अंदर, दूसरा मेल गैमीट फ्यूज होता है इस वाले पोलर न्यूक्लियर के साथ में और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म बनता है और जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद में आपको एंडोस्पर्म बनवाना पड़ेगा। आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा और फाइनली क्या बनाएगा, एक अगेन स्पोरोफिटिक कंडीशन लेकर के आएगा। तो ये आपको लाइफ साइकिल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लाइफ साइकिल समझ में क्लियर हो गया। अब आपके जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ से उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा, कि प्लांट में लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से टाइप्स मिलते हैं इसमें लाइफ साइकिल के। तो पहली लाइफ साइकिल यहाँ पे बेटा कौन सी होती है, ये है आपके लिए, ये कौन सी साइकिल है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, यानी इसमें हैप्लॉइड कंडीशन लॉन्ग टाइम के लिए, डिप्लॉइड कंडीशन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन कि ये गैमेटोफाइट होता है, यानी मेल प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। किसमें थी वो, एल्गीज के अंदर थी। याद आ रहा होगा आपको कि एल्गीज के अंदर ही आपने जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफिटिक दिखाई थी। गैमेटोफाइट्स में क्या बने थे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बने थे, दोनों आपस में फ्यूजन कर गए थे, जाइगोट बन गया था, और जाइगोट में बनते ही तुरंत ही क्या कर गया था बेटा, वो म्यूसिस करके आगे जाके उसने स्पोर का फॉर्मेशन कर दिया एंड फाइनली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कंडीशन क्या चल रही होती है, ये इसमें जो शॉर्ट टाइम के लिए बनती है ये वाली ये जो डिप्लॉयड कंडीशन आती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, इसलिए वाली जो साइकिल क्या कहलाती है, ये हैप्लॉन्टिक कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, वॉल्वॉक्स यानी एल्गीज होते हैं जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। सेकेंडली बात करते हैं आप डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है जिसमें डिप्लॉयड कंडीशन ज्यादा टाइम के लिए रहती है एंड हैप्लॉइड बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। जैसे मैंने बताया था, गैमेटोफिटिक कंडीशन बहुत ही रिड्यूस होती है। किस केस में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस कंडीशन में मिलता है। तो हम बात करेंगे, स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, स्पोर्स बने, म्यूसिस हुआ, म्यूसिस होते गैमीट बनेंगे, लेकिन गैमीट थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, देन उसके बाद में गैमीट फ्यूजन करके वापस से स्पोरोफिटिक कंडीशन को लेकर के आ जाते हैं। यानी ये किसमें देखने को मिलती है बेटा, ये देखने को मिलती है आपको जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। हैप्लॉन्टिक किसमें मिल रही है आपको, एल्गी में। बचे क्या, ब्रायो एंड टेरिडो। इनमें कौन सी वाली देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर बेटा जनरली क्या होता है कि इसके अंदर आपको इक्वली देखने को मिलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी एक में 2 टर्म आती है बेटा, एक तो होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक और एक होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब आपको बताना है किसमें कौन सी वाली टर्म आएगी, ये मुझे आपको कमेंट में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी होती है। हैप्लो यानी इसमें अंदर हैप्लॉइड ज्यादा होगी और डिप्लॉइड भी होगी, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी, हैप्लॉइड से होगी। अब मुझे बताइए कौन सी वाली ऐसी जनरेशन थी जिसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन मेन में आ रही थी और देन उसके बाद में स्पोरोफिटिक आई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है, ब्रायोफाइटा के अंदर गैमेटोफाइट पहले बने थे, देन उससे स्पोरोफाइट बना था, जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर पहले स्पोरोफाइट था, देन उससे गैमेटोफाइट बना था। ठीक है, एल्गी एंड ब्रायो ही गैमेटोफिटिक दिखाते हैं स्टार्टिंग में, फिर स्पोरोफिटिक बनने लग जाती है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे इसका टर्म अगर आपने यूज किया है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसमें मिलेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रायो।
और अगर मैंने आपसे पूछे सेकंड टर्म कि नहीं हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक किसमें मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टेरिडो। आया समझ में? तो यहाँ पे यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन से आपको स्टार्टिंग करना है, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि आपको स्पोरोफिटिक से स्टार्टिंग करना है, बट लेना दोनों इक्वली अमाउंट में है, क्योंकि इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन भी मिलती है और गैमेटोफिटिक भी मिलती है। क्लियर हो गया? अगर मैंने बात करा कि आपका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, ठीक है, यानी आपने बोले हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक की बात करें, स्पोरोफाइट पहले म्योसिस करके देन उसके बाद में गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट से गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूजन होने के बाद में अगेन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो यानी डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी टेरिडोफाइट हो जाएगा एग्जांपल। और अगर मैंने स्टार्टिंग किया कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, गैमीट बनाएगी सबसे पहले, गैमीट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट होगी, फिर स्पोरोफाइट म्योसिस कर जाएंगे एंड देन फाइनली वापस से वही कंडीशन आने लग जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ब्रायोफाइटा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग किससे करी डिपेंड करता है उस पर। क्लियर हो गया? तो आपने ऑल्टरनेशन जनरेशन में देखा होगा कि जिसमें जनरेशन ऑल्टरनेट कर पा रही है, यानी एक तो गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन एक के बाद एक वही कंडीशन आती जा रही है, इसी को कहते हैं आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे कितने टाइप की जनरेशन आपको देखने को मिल रही है जनरली, पहली होती है हैप्लॉन्टिक, दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक, और तीसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल आपको याद करना है, एल्गी होते हैं, डिप्लॉन्टिक में आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, और बाकी की जो बची हुई हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक उसमें क्या आते हैं आपके ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके देख लेना, एक बार फिर से चेक करना कि इसमें मुझे कहाँ पे कोई दिक्कत है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आपको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू।